Hello friends, my name is Surbhi and I'm back with another video. Well, हम अभी क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे पॉलिटिक्स. तो थोड़ा सा सीक्वेंशियली चलते हैं. पॉलिटिक्स में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. हमने देखा कि स्टार्टिंग फ्रॉम आर प्रीएम्बल, ठीक है, प्रीफेस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. कुछ राइट्स हैं जो हमें मिले हुए हैं, कुछ ड्यूटीज हैं जो हमें करनी होती हैं. उसके बाद हमने देखा कि कुछ एग्जीक्यूटिव है. पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है. एग्जीक्यूटिव क्या है? लेजिस्लेटिव क्या है? सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है. उसके बाद जुडिशियरी क्या है. सी, लॉ मेकिंग इज डन बाय लेजिस्लेटिव. उसके बाद लॉ बन गए, उसको एग्जीक्यूट करना है, वो एग्जीक्यूट, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एग्जीक्यूट कराते हैं. अब इसके बाद आता है जुडिशियरी. अगर कोई लॉ ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो ये कौन देखेगा कि लॉ ठीक से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है? जुडिशियरी. जुडिशियरी में हमने क्या देखा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. उसके बाद आती हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. देन देयर आर सम आर्टिकल्स. अब हमें ये आर्टिकल्स क्यों देखना है? सी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट इज बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल. तो कॉज ऑफ द रिजिडिटी, कुछ चीजें हैं जो चेंज नहीं होती. कॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ चीजें हैं कि वो बोलते हैं ना, नियम तो बनते ही हैं बदलने के लिए. रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन और चेंज्ड और मॉडिफाइड और अटेन्युएटेड. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू सी कि कैसे कैसे कौन कौन से अटेन्युएशंस, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं. और हाँ, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए भी हमें देखना है. तो हमने देखा लास्ट क्लास में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट क्या है. नाउ मैं हर वीडियो के पहले हल्का सा रिवीजन कराती हूँ और हल्का सा बताती हूँ कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है. अगेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड एवरीथिंग अंडर द सन इज to be studied, but then again there are few topics which are being repeated time over time. अब this is the high time कि आप मेरे साथ साथ प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएं. मैंने आपको पहले भी बोला है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, हमें मॉक टेस्ट करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं. अगर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, स्पेसिफिकली जो मैं टॉपिक्स बोलती हूँ, प्लीज मेरे साथ में लिखते जाइए. यू कैन मेंटेन अ कॉपी, यू कैन मेंटेन अ सेपरेट लिस्ट जिसमें आप लिख सकते हैं वो टॉपिक्स जो ज्यादा आते हैं, वो क्वेश्चंस जो ज्यादा आते हैं. मैं हर बार अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताती हूँ कि वी आर पिकिंग अप दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वी आर पिकिंग अप दिस सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन सब टॉपिक्स में से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उसको कैसे पढ़ना है. व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, है ना, एग्जाम क्लियर करने की अप्रोच कैसे होनी चाहिए. पीएचडी तो हमें करनी नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, हमें एग्जाम क्लियर करना है, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए. तो हमने देखा कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं. कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं? क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कब फॉर्म हुई थी, पहली मीटिंग कब थी, हमने फ्लैग कब अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया. उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे. अलग अलग कमिटीज थी, अलग अलग कमिटीज में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे. एवरीवन शुड कमेंट इट डाउन बिलो. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, योर होमवर्क. कमेंट एक्सक्यूज मी, कमेंट कि हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ आवर ड्राफ्टिंग कमेटी. नाउ मूविंग ऑन, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक, बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक. इससे 3 से 4 क्वेश्चन आने पक्के हैं आपके एग्जाम में, आ चुके हैं, आते हैं और आएंगे. 3 से 4 क्वेश्चन किस टॉपिक से? आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार. क्या हैं हमारे मौलिक अधिकार? आइए देखते हैं. सी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 of our Indian Constitution from Article 12 to 35. हाँ, fundamental rights has been mentioned in part 3 of the Constitution of India from Article 12 to 35. The concept of fundamental rights has been borrowed from the Constitution of USA.
अब कल के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंडिया हैव बोरोड डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सी, ब्रिटिशर्स इंडियंस पे रूल कर रहे थे, काफी लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे रूल किया। तो जब ब्रिटिशर्स इंडियंस पे रूल कर रहे थे तो दे हैड अ सिस्टम, लाइक they have their own executive body, they have their own legislative body, they had a center state relationship in which they had union list, state list, concurrent list, and they had the system। और क्योंकि हमने 200 साल गुलामी की थी तो इंडियंस वेर यूज्ड टू ऑफ दैट सिस्टम। देन केम डेमोक्रेसी। सबसे पहले डेमोक्रेसी कहाँ पे आई? यूएसए में। और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहाँ की है? इंडिया की। अब क्योंकि डेमोक्रेसी सबसे पहले यूएसए में आई तो काफी सारी ऐसी चीजें थी जो हमने यूएसए से बोरो की, काफी सारी ऐसी चीजें थी जो हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो की, कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने कनाडा से बोरो की, कुछ चीजें हमने जर्मन से बोरो की, कुछ चीजें हमने जापान से बोरो की, कुछ चीजें हमने अफ्रीका से बोरो की। अब कौन सी चीज हमने कहां से बोरो की उसकी एक लिस्ट है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? विच कंट्री में नीचे ऑप्शन आ जाएगा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। यू ऑल मस्ट नो कि वी हैव बोरोड इट फ्रॉम यूएसए। कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, जरा सा भी इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। देन हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से बोरो किए, दे आर इन Part 3 of our Constitution from Article 12 to 35। Now, जो fundamental rights है वो है 6। It's mentioned here 7, but है वो 6। Right to property deleted by 44th Amendment Act 1978। See, fundamental rights हमारे पास 6 fundamental right हैं as of now। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। क्या? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के बाद राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। फ्रॉम आर्टिकल 14 to Article 18 is your right to freedom। Then Article 19 is your राइट टू फ्रीडम। इक्वालिटी के बाद फ्रीडम। सबसे पहले हमने कहा कि हर कोई इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल। उसके बाद हमने कहा कि चलो ठीक है, इक्वालिटी की तो बात कर ली, अब बात करते हैं किसकी? फ्रीडम की। तो आर्टिकल 19 इज राइट टू फ्रीडम। फिर उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन कम्स द right to freedom of religion। Then comes cultural and educational right। Thereafter right to property, which was deleted by the 44th Amendment Act 1978। हमारे पास पहले हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, पर फिर इसे डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। Then comes right to constitutional remedies। Now, this is the most important। Article 32। Dr. Bhimrao Ambedkar said that Article 32, right to constitutional remedy, is the heart and soul of Indian Constitution। Right to constitutional remedy is the heart and soul of Indian Constitution। See, मैंने आपको बड़े सारे से राइट्स दे दिए, राइट टू इक्वालिटी दे दिया, राइट टू फ्रीडम दे दिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दे दिया, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। फिर मैंने आपको दे दिया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास आपको जो भी रिलीजन फॉलो करना है उस चीज का भी राइट है। मैंने आपको दे दिया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चर का एंड एजुकेशनल का भी राइट है आपको। फिर आपके पास प्रॉपर्टी का राइट पहले था, अब नहीं है। पर ये जो सारे राइट्स हैं, क्या मतलब होगा अगर आप इन राइट्स को एग्जीक्यूट ही ना कर पाओ? पर से मैंने आपको एक ऐसा फोन 5G फोन दे दिया, लेटेस्ट फोन,
ठीक है, पर मैंने आपको चार्जर नहीं दिया, तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे? मैंने आप सभी को जो लेटेस्ट 5G फोन है वो गिफ्ट कर दिया, पर मैंने चार्जर नहीं दिया, तो यू कैन नॉट यूज इट. सो इफ यू कैन नॉट यूज इट, whether you would be happy about it or sad about it. Similarly are these law तो हमें मिल गए, पर क्या लॉ हर कोई यूज कर पा रहा था? तो ताकि ये लॉ एक्सेसिबल हो, हर कोई एक्सेस कर पाए इन लॉ को, इट वाज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज was introduced, and thereafter Dr. Bhimrao Ambedkar said that it is the heart and soul of Indian Constitution. Now, हम एक बार ना इन सारे राइट्स को, इन सारे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ते हैं. अब सी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. आई स्टिल रिमेंबर CDS 1 2021 का क्वेश्चन था, व्हाट इज आर्टिकल 14? व्हाट इज आर्टिकल 14? राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 क्या है, ये सीधा क्वेश्चन आ गया था. तो एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन फ्रंट ऑफ लॉ इज आर्टिकल 14. क्या था? ये सीधा क्वेश्चन आ चुका था. तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या है हमारे आर्टिकल्स. वन सेक. ओके. सो नाउ जो हमारा, तो एक बार हम ये सारे आर्टिकल्स अच्छे से देख लेते हैं. नाउ कम्स आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13. बेसिकली आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है ऑफ स्टेट. इट इज डिफाइनिंग दैट व्हाट इज अ स्टेट. इंडिया इज अ स्टेट. व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इट इज, इट्स बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 12. देन कम्स आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 एक्सप्लेन्स अबाउट द जुडिशियल रिव्यू. क्या है? सी, अगर लॉ मेकर्स ने, लेजिस्लेटर्स ने कोई भी एक लॉ बना दिया है, तो वो लॉ जो जुडिशरी है उस पे चेंज कर सकती है. जुडिशरी उस लॉ को अमेंड कर सकती है, उस लॉ को मोल्ड कर सकती है, उसमें चेंजेस ला सकती है. व्हाट इज दैट? दैट इज आर्टिकल 13. जुडिशियल रिव्यू. जुडिशरी हमेशा रिव्यू कर सकती है. दैट इज जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. Thereafter comes right to equality. Right to equality is from Article 14 to 18. Article 14 to 18 is right to equality. अब इसमें हर एक राइट अलग अलग है, और हमें हर एक राइट पढ़ना है क्या? यस, हमें हर एक राइट पढ़ना है. तो एक सेकेंड, हमें अब इसमें हर एक राइट देखना है कि आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, एंड देन अगेन आर्टिकल 18 क्या है. बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आर्टिकल 14 क्या है. जैसे मैंने आपको बताया, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ इज आर्टिकल 14. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. हमें क्या करना है? हमें देखना है ये सारे आर्टिकल्स इन डिटेल. कैसे? इन सारे आर्टिकल्स में हमें ये देखना है अब कि आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, 18 क्या है. क्यों? क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं. वन लाइनर क्वेश्चन कैसे आते हैं? वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि they'll straightforwardly ask you कि आर्टिकल 18 क्या है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है. आर्टिकल 17 इज अनटचेबिलिटी. आप सभी ने आई थिंक मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की, विच इज ऑन आर्टिकल 15. अगर नहीं देखी है तो आई पर्सनली रिकमेंड यू टू वॉच दैट मूवी. आर्टिकल 15 एवरीवन मस्ट वॉच. दैट वाज, व्हाट वाज इट? कमेंट इट डाउन बिलो. ओके, डोंट कमेंट इट, आई विल टेल यू. यू हैव टू कमेंट वन क्वेश्चन. दैट वाज, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी. ठीक है. देन लेट्स सी, एक आर्टिकल को प्लीज मेरे साथ लिखते जाइए. आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्लाइड बट देयर इज नो स्लाइड अवेलेबल एज ऑफ नाउ. तो ठीक है, आप मेरे साथ में लिखते जाइए. आप सभी मेरे साथ में लिखते जाइए. हम एक आर्टिकल को लिखते हुए चलेंगे. राइट. सी, आर्टिकल सबसे पहले आर्टिकल 14.
क्या है आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 इज इक्वलिटी बिफोर लॉ. इक्वलिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 14 इज इक्वलिटी बिफोर लॉ. अब ये क्या बोलता है कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. एवरीवन इज इक्वल इन आई ऑफ लॉ. मतलब कि चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको इक्वल पनिशमेंट मिलेगी. अगेन देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू इट. देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन टू समथिंग और अदर. सो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू इट. व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर या कोई फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम अनदर कंट्री कुछ क्राइम कमिट करता है तो दे वोंट बी पनिश्ड फॉर देयर क्राइम ड्यूरिंग देयर टेन्योर. एग्जाम्पल, अगर हमारे प्रेसिडेंट कोई क्राइम कर भी देते हैं, अगर आप प्रेसिडेंट की गाड़ी के सामने आते हो और प्रेसिडेंट आपको ठोक देते हैं, ठीक है, अगर आप प्रेसिडेंट की गाड़ी के सामने आते हो और एक्सीडेंट हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट की गलती नहीं है, आपकी अपनी बॉडी लेके घूम रहे थे. सो कुछ एक्सेप्शंस हैं. पर से जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, उनको, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं व्हेन दे आर इन देयर ऑफिस, प्रेसिडेंट व्हेन ही इज इन हिज ऑफिस, गवर्नर व्हेन ही इज इन हिज ऑफिस, all the member of parliament when they are in their office, they are exempt from these punishments. At that time they are treated a little different, but once उनका tenure खत्म हो जाता है उसके बाद they are equal in front of law. Immunities क्यों provide है? Obviously अगर immunities नहीं provide होंगी they won't be free to act as they want to. अगर उनके राइट टू स्पीच को हम थोड़ा सा भी अटेन्यूएट करते हैं या उसमें कोई हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं तो दे वोंट से व्हाट दे वांट टू से, और हमें एक ओपन पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाएगा. जो काम जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ये कुछ लॉ बनाए गए हैं. नाउ कमिंग टू आर्टिकल 15, I'll write it over here. Article 15. Article 15. आयुष्मान खुराना की मूवी है आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 is prohibition of discrimination. Article 15 is prohibition. Okay, it's written over here. Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Now, आपको ये याद रखना है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो है, पर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किस किस ग्राउंड पे है? एग्जाम्पल, इट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 रीजंस पे कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. बट एल्स देन दैट, अगर आप किसी क्लब में जा रहे हो और क्लब में रेट्रो थीम है, और आप कुछ और पहन करके चले जाते हो और आपको एंट्री नहीं मिलती है, तो दैट्स कॉज ऑफ योर अटायर. ठीक है, अगर कहीं पे इंडियन थीम है और आपको साड़ी पहन के जाना है या आपको सलवार सूट पहन के जाना है और आप एक वेस्टर्न अटायर में, वन पीस में चले जाते हो और आपको एंट्री नहीं मिलती है, तो यू कैन नॉट से यू आर डिस्क्रिमिनेटेड. You are discriminated on the basis of dress code, which is supposed to be followed. That could be done. हाँ, आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. अब अगर आप किसी मूवी थिएटर के बाहर खड़े हो और कह रहे हो कि मुझे मूवी थिएटर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो यू हैव टू बाय अ टिकट फॉर इट, राइट? हाँ, अगर आपको आपके रिलीजन की वजह से जाने ना दें, दैट्स डिस्क्रिमिनेशन. बट अगर आपको टिकट ना लेकर के आप जाने की जिद करो और आपको जाने ना दे और आप कहो कि डिस्क्रिमिनेशन है, दैट्स नॉट डिस्क्रिमिनेशन. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो देयर आर 5 पॉइंट्स. व्हाट आर दोज? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. दिस इज आर्टिकल 15, राइट? नाउ आर्टिकल 16. आर्टिकल 16, one sec. Article 16. Article 16. Article 16 is equality of opportunity in matter of public employment.
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी सरकारी नौकरी है तो उसके लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे आप सब प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वैसे ही हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट? नाउ अगेन देयर आर फ्यू leverages provided to the weaker section of society. इसमें there are few leverages provided to the weaker section of society. For example, the scheduled caste, the scheduled tribe, the other backward classes, the women's, the economically weaker section of the society. There are some leverages provided. It's not all about equality, but equity. Equity is more important than equality to maintain a balanced status, to provide a equal status to everyone, to provide a standard of living to every citizen in India, right? This is Article 16, equality of opportunity in matter of public employment. Then comes Article 17. Article 17. Article 17. Article 17 is abolition of untouchability. Article 17 is abolition of untouchability. Untouchability is abolished and it is, see, जो untouchability है ना, आपको पता है before independence, even I'll say right after the time of later Vedic age, there was some sort of discrimination created in society. Society में हमेशा एक अप होता है और जब एक अप होता है तभी एक डाउन होता है। गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें इक्वालिटी लानी है तो इस अप को खत्म कर दो, अगर अप खत्म हो जाएगा तो डाउन अपने आप ही खत्म हो जाएगा और सब इक्वल हो जाएंगे। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज आर्टिकल 17। नाउ दिस इज अ आस्क्ड क्वेश्चन, इज अनटचेबिलिटी एनीवेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? हमने अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया है क्या? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है। तो फिर कौन बताएगा कि क्या अनटचेबिलिटी और क्या अनटचेबिलिटी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हम पढ़ेंगे रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या है। रिट ज्यूरिसडिक्शन में आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और फिर वो आपको बताएंगे कि अनटचेबिलिटी क्या है डिपेंडिंग ऑन द केसेस। नाउ कम्स द आर्टिकल 17, सॉरी आर्टिकल 18। आर्टिकल 18। Article 18 is abolition of title. Abolition of title. Article 18 is abolition of title. No one can give or take or keep any sort of title. जैसे पहले आई थिंक अगर आप सभी ने विजयनगर एम्पायर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा विजयनगर एम्पायर में कितने सारे राजा और कितने सारे राजाओं को कितने सारे टाइटल मिले। अभिनेन्द्र भुजा, बाहुभुजा, देन अलग अलग टाइटल, कोई भी राजा महाराजा धीराजा, राजा महाराजा धीराजा, एक ने लिख लिया सिर्फ राजा, फिर एक महाराजा, फिर एक राजा महाराजा धीराजा। तो इतने सारे टाइटल्स ना अब कोई नहीं ले सकता, अब कोई अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगा सकता एक्सेप्ट ओनली फॉर जो आपके प्रोफेशनल टाइटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हैं, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप अपने नाम के सामने इंजीनियर लगा सकते हैं। अगर आप आर्मी में हैं, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में हैं और आपकी कोई एक रैंक है, इफ यू आर लेफ्टिनेंट जनरल, इफ यू आर लेफ्टिनेंट कमांडर, इफ यू आर कर्नल, ब्रिगेडियर, तो वो आप अपने नाम के सामने लगा सकते हैं, बट नथिंग एल्स देन दैट। अगर कोई दूसरी फॉरेन कंट्री आपको कोई टाइटल देती है, यू कैन नॉट यूज दैट टाइटल इन फ्रंट ऑफ योर नेम। दिस इज मेंट बाय अबॉलिशन ऑफ टाइटल। Thereafter comes right to freedom. Right to freedom. Article 19 to 22. Article 19 to 22. Now there was a question कि Article 19 which is right to freedom. Article 19 which is right to freedom. उसके अंदर कितने parts हैं? How many parts are there within Article 19? तो 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट हैं। क्या 6 पार्ट है? Freedom to speech and expression. Freedom of speech and expression. Number 1, freedom of speech and expression. Number 2,
फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। उसके बाद है फ्रीडम टू एसोसिएशन, फ्रीडम टू एसोसिएशन विच मीन्स यू कैन मेक एनी एसोसिएशन, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी आप फॉर्म कर सकते हो। देयर आफ्टर कम्स द फ्रीडम टू मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी, आप कहीं पे भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मूव कर सकते हो, ठीक है, दैट्स योर फ्रीडम। देयर आफ्टर कम्स टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप पूरी इंडिया में, पूरी टेरिटरी में जहां चाहे वहां रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो। अनलाइक लेटर वैदिक एरा जहां पे राजा का बेटा राजा बनेगा और कॉबलर का बेटा कॉबलर बनेगा, ऐसा होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आईएएस का बेटा टीचर बन सकता है, टीचर का बेटा आईएएस बन सकता है, कॉबलर का बेटा किंग बन सकता है, किंग का बेटा कॉबलर बन सकता है, किंग का बेटा जावेद हबीब भी बन सकता है, डिजाइनर भी बन सकता है, हेयर स्टाइलिस्ट भी बन सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। यू हैव फ्रीडम टू ऑक्यूपेशन। सी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबसे ज्यादा वनरेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा वनरेबल और वनरेबल कौन सा है इसमें से, है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी आपने देखा होगा कई कॉमेडियंस आए दिन पुलिस स्टेशन भेज दिए जाते हैं, आए दिन कई स्टैंड अप शोज भी कैंसिल करा दिए जाते हैं, कई स्पीचेस कैंसिल करा दी जाती हैं, काफी सारी चीजों में हिंड्रेंस आ जाता है। क्यों? दैट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको स्पीच और एक्सप्रेशन की आजादी है पर एब्सोल्यूट नहीं है, ये जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है का क्या मतलब है कि हाँ आप बोल सकते हो, पर अब अगर बीच चौराहे पे जा करके गाली देने लगोगे सभी को और लोगों को प्रॉब्लम होगी उससे, तो ऑब्वियसली पुलिस आपको पकड़ ही लेगी, है ना, पुलिस धर लेगी अगर ऐसी हरकतें करोगे तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट एंड दैट इज द मोस्ट वनरेबल राइट। अगेन दीज आर आस्क्ड क्वेश्चन कि विच राइट इज मोस्ट वनरेबल, which right is not absolute in nature, so you should know which that is right to freedom and expression. Then to assemble peacefully without arms, yes आप peacefully without arms कहीं पर भी assemble हो सकते हो, आपको इस चीज की freedom है, unless article 144 unless कोई आर्टिकल लगा हो या कोई एक्ट हो, या भी हमने कई बार देखा था कि असेंबल नहीं हो सकते इन कोविड टाइम्स, तो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो आप नहीं हो सकते हो, अदरवाइज आपके पास राइट है कि आप असेंबल हो सकते हो। देन एसोसिएशन, एसोसिएशन एंड यूनियन इज यू कैन फॉर्म योर ओन एसोसिएशन। हम सब स्कूल्स और कॉलेजेस में हैं और हमको पता है कि क्लब्स एंड सोसाइटीज एंड सेल्स फॉर्म होते हैं, एंड यू कैन फॉर्म इट, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट। देन कम्स टू मूव, ऑब्वियसली आप थ्रू आउट द टेरिटरी कहीं पे भी मूव कर सकते हो, आप किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से मूव कर सकते हो। माई पर्सनल फेवरेट इज ट्रेन, योर माइट बी प्लेन, यू कैन ट्रेवल, यू कैन मूव थ्रू आउट द टेरिटरी फ्रीली। देयर आफ्टर कम्स कि आप कहीं पर भी सेटल हो सकते हो, आप कहीं पर भी सेटल हो सकते हो थ्रू आउट द कंट्री, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। एंड फाइनली आप किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, यू कैन पिक अप एनी ट्रेड विच एवर यू लाइक। ये है आपके 6 राइट टू फ्रीडम। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 19 के बाद आता है आर्टिकल 20, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट protection in respect. This is article 20. Article 20. Protection in respect of conviction. Encircle it. Conviction for offense. क्या मतलब है conviction for offense में? Protection in respect of conviction of offense. अगर आपने कोई offense किया है, if you have committed some crime, if you have committed some offense, और वो कन्विक्ट हो चुका है, उसके बाद भी आपके पास कुछ राइट्स होते हैं। क्या राइट्स होते हैं आपके पास? आपके पास होता है नो डबल जियोपार्डी।
नंबर 1 इज नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का क्या मतलब होता है? आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। मतलब कि आपने एक क्राइम अगर एक बार किया है और उसकी सजा है 7 साल की, तो 7 साल की सजा काटने के बाद जब आप जेल से वापस आए तो फिर से आपको सेम क्राइम के लिए नहीं भेज सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे हर्षद मेहता फैन होंगे, तो हर्षद मेहता फैन में आपने देखा होगा लास्ट में जब उसको पहली बार जेल भेजा गया था, उसके बाद देयर वर फ्यू पीपल हु वांटेड कि वो जो पूरा स्कैम है वो सब हर्षद मेहता के नाम पर ही जाए। इसके लिए हर्षद मेहता को बार बार जेल भेजना था। बार बार जेल भेजने के लिए उस पर अलग अलग क्राइम चार्ज किए जा रहे थे। सेम क्राइम के लिए उसे बार बार जेल नहीं भेज सकते हैं। That is one example. Also, if you have seen a movie of Amitabh Bachchan, जिसमें अमिताभ बच्चन कोर्ट में खड़ा है and he shoots a guy, he shoots him dead and says कि मुझे इसकी सजा नहीं मिल सकती क्योंकि मुझे तो पहले से ही इसकी सजा मिल चुकी है। The storyline was कि अमिताभ बच्चन को पहले से एक सजा मिल चुकी होती थी उस क्राइम की जो उसने कमिट ही नहीं किया था, उस क्राइम की जो उसने कमिट ही नहीं किया था। तो फाइनली वो कोर्ट में आता है और क्राइम कमिट करता है, और क्योंकि वो सजा पहले से काट चुका होता है तो वो कहता है कि मुझे अब इस क्राइम की फिर से सजा नहीं मिल सकती है। तो कन्विक्शन में नो डबल जियोपार्डी, एक क्राइम की 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। देन आपको वो सजा नहीं मिल सकती है जो पुराने टाइम में सजा दी जाती थी, विच इज नो एक्स फैक्टो। नो एक्स फैक्टो, नो एक्स फैक्टो क्राइम। नो एक्स फैक्टो क्राइम इज अगर से अकबर के टाइम पे और शाहजहां के टाइम पे चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते थे, तो अभी ऐसा नहीं होता, तो आपको तब के टाइम की सजा अभी नहीं मिलेगी। अब जो सजा दी जाती है आपको अब वो सजा मिलेगी, राइट? तो विच इज नो एक्स फैक्टो। हाँ, आपने क्राइम कमिट किया है बट उसके बाद भी आपके पास कुछ राइट्स होते हैं। देन कम्स protection of life and personal liberty. Protection of life and personal liberty. Now this is Article 21. Article 21 is protection of life and personal liberty. Protection of life and personal liberty. See, protection of life and personal liberty में आपके पास काफी सारे rights हैं. For example, if till the point you are in your space and you're not disturbing anyone, till the point you are in your own space and you're not disturbing anyone, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ है और आपकी पर्सनल लाइफ आप जैसे चाहे वैसे मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप अपनी लाइफ का आप जैसे चाहे अपनी लाइफ जी सकते हैं, टिल द पॉइंट यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द पर्सन नेक्स्ट टू यू। आपको जितनी तेज गाना सुनना है आप सुन सकते हैं, टिल द टाइम आप पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। टिल द पॉइंट द वेरी मोमेंट आपने पड़ोसी को डिस्टर्ब करना है तो पड़ोसी ने फिर से पुलिस बना लेनी है, ठीक है? दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देन देयर आफ्टर कम्स आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। नाउ सारे आर्टिकल्स ना ऐसे हैं, हमने देखा जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, पर जैसे ही 21 आया, 21 के बाद आया ए। ये कैपिटल ए क्या एक्सप्लेन करता है? ये कैपिटल ए क्या एक्सप्लेन करता है, क्या शो करता है? ये शो करता है कि अमेंडमेंट से आया है। आर्टिकल 21A was added by an amendment and Constitutional Amendment Act. Constitutional Amendment Act से ऐड किया है आर्टिकल 21. 21A is right to education. Every child has the right to free and compulsory education. Compulsory, free and compulsory education of the age group 6 to 14 years. Now, see, हमारी सरकार को ना ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर बहुत सालों के बाद हमारी सरकार को ये याद आया कि 16 से 14 ईयर के जितने भी बच्चे हैं उनको कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो नाउ इट इज अप टू गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी हर एक 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन। Thereafter comes Article 22, protection against arrest and detention in certain cases. Protection against arrest and detention. See, protection against arrest and detention. अब लोग ना आर्टिकल 20 और 22 में कंफ्यूज होते हैं।
आर्टिकल 20 और 22 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। सी, आर्टिकल 20 में हम ये बोल रहे हैं कि जब आपका क्राइम आपने क्राइम कर दिया है और वो चीज प्रूव हो चुकी है, उसके बाद आपको कन्विक्शन आप कन्विक्ट हो चुके हो कि आप कल्प्रिट हो, उसके बाद आपके पास अभी भी कुछ राइट्स हैं। और वो राइट्स क्या हैं? दैट इज टोल्ड टू यू इन आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 सेज कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। अभी आप अरेस्ट हो रहे हो, अगर कोई पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है तो आपके पास कुछ राइट्स होते हैं। जैसे अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो आप उनसे वारंट मांग सकते हो कि ऑन व्हाट बेसिस आर यू अरेस्टिंग मी, ठीक है। When they are arresting you, तो within 24 hours police have to present you in front of the magistrate. Within 24 hours they have to present you in front of the magistrate. ये कुछ rights होते हैं which are protection against arrest and detention in certain cases. Now moving on, Article 23 and Article 24. Article 23 and Article 24. Article 23 is protection of trafficking in human and forced labor. Protection of trafficking in human and forced labor. Protection of trafficking in human beings and forced labor. Protection of employment of children in factory. हमने देखा Article 23 and 24. Now we'll see Article 25. Sorry, it's not mentioned in the slide, so I'll mention it over here for you. Article 25. Article 25 is one sec. Article 25 is freedom of conscience and free profession, free practice and propagation of religion. See, आप फ्री में अपने प्रोफेशन, फ्री में आपका जो भी रिलीजन है उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको एज अ प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू बी अ पुजारी इन अ मंदिर, यू कैन बी. योर रिलीजन एंड योर फंडामेंटल राइट अलाउज यू टू डू दैट. देयर आफ्टर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना रिलीजन प्रोपोगेट कर सकते हैं. ये सारे राइट्स हैं आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां से कहां तक है? 25, 26, 27 एंड 28, जिसमें क्या बोला गया है कि आप अपने रिलीजन को फ्रीली प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट बिल्ड कर सकते हैं, आप अपने रिलीजन को बच्चों को पढ़ा सकते हैं. जैसे आप मेरी पॉलिटिक्स की क्लास अटेंड कर रहे हो, जैसे आप मेरा ये क्रैश कोर्स अटेंड कर रहे हो जिसमें आप अपना एनडी और सीडीएस क्लियर कर सकते हो, वैसे ही अगर आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूट आपको रिलीजियस ट्रेनिंग देती है कि हाउ टू वर्शिप योर गॉड, व्हाट ऑल टू डू, you can do attend that, which is taught to you in Article 15, in Article 25, 26, Article 25, 26, 27 and 28, which is right to freedom of religion. Right to freedom of religion is in Article 25, 26, 27 and 28. Thereafter comes Article 29 and 30, cultural and educational right. Cultural and educational right. Article 29 is promotion of interest of minority. And then again article 30 is not written, so I'll write it down for you. Article 30 is right of minorities to establish and administer educational institutes. Right of minority to establish and administer educational institutes. See, Article 29 is promotion of interest of minorities. हमें minorities के interest को promote करना है. And Article 13 is
right of minority to establish and administer educational institute. Thereafter comes article right to property. Now article 31, it is no longer our fundamental right. It is no longer our fundamental right. राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया था. कब हटा दिया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी हट चुका था. नाउ कम्स आर्टिकल 32 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर said it is the heart and soul of constitution. It is the heart and soul of constitution. Remedies for constitutional remedies है आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है हार्ट एंड सोल. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड राइट अ रिट. आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आप रिट जारी करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, जिसमें देयर आर habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. आप इन सारी रिट के थ्रू you can make your fundamental rights enforceable. Now this is all that you need to know about fundamental rights. इसकी एक holistic understanding बहुत जरूरी है, not only in case to clear your written exam but also written के बाद जब आप SSB में जाते हो तो for a broader perspective, for a broader understanding you should know, और even in general in life आपको पता होना चाहिए कि आपके मौलिक अधिकार क्या है, आपके fundamental rights क्या है. आपने मेरे साथ इस वीडियो में, आई एम वेरी श्योर कि आपने मेरे साथ नोट्स बनाए होंगे इन फंडामेंटल राइट्स को. लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स याद नहीं होते. कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2-3 बार पढ़ना है हमें. आज ये वीडियो देख लिया है, कल मॉर्निंग में एक बार ये फंडामेंटल राइट्स रिवाइज करने हैं, कल रात को एक बार रिवाइज करने हैं और बस यू आर गुड टू गो. एक हफ्ते बाद रिवाइज करना और एग्जाम के पहले, और सारे फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे आपको. इन फंडामेंटल राइट्स में से एक आधा क्वेश्चन पक्का आना ही है कि ये फंडामेंटल राइट कौन सा है या ये फंडामेंटल राइट कौन सा है. तो प्लीज डू रिवाइज इट, डू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, एंड दिस इज हाई टाइम कि व्हेन यू स्टार्ट मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग. आई एम श्योर कि आप कर रहे होंगे, पर प्लीज अभी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इंक्रीज कर दीजिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या टॉपिक में कोई डाउट होता है, डू कमेंट इट डाउन बिलो. Also comment who is the chairman of drafting committee. And that's all for today's class. I'll come up with another video, another topic जिसमें आपको difficulty हो. If you want me to make videos on particular topic, do comment it down below. How are you liking these classes? Please comment it down below. क्योंकि हमारी जो भी conversation होगी, that is as of now through the comments. So do comment if you have any question or queries, right? That's all from my side. Thank you so much. And also, do like it, share it with all your friends who are preparing for NDA and CDS. Until then, thank you. And yeah, keep on practicing. Practice more questions. I'll meet you in next class. Thank you.